भारतवर्ष की आन, बान और शान को बनाए रखने के लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू अपने सुख व आराम की परवाह न करते हुए देश की आजादी के लिए लड़े ही नहीं, बल्कि स्वतंत्र भारत को पहले प्रधानमंत्री के तौर पर सुसंगठित भी किया। भारत की शान को दुनिया की नजरों में ऊंचा उठाने वाले पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म 14 नवंबर सन 1899 ईस्वी में इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश में हुआ। आपकी माता स्वरूप रानी तथा पिता पंडित मोतीलाल नेहरू थे। पिता के एक वरिष्ठ वकील और काफी धनाढ्य व्यक्ति होने के कारण पंडित जवाहरलाल का प्रारंभिक जीवन काफी ऐश्वर्य में बीता। 16 साल तक उनकी शिक्षा अंग्रेज अध्यापकों की देखरेख में हुई। मैं नहीं चाहता कि जवाहर की शिक्षा में किसी भी प्रकार की कमी रहे, इसलिए उसे इंग्लैंड भेजना ही उचित होगा। क्या आपको नहीं लगता कि वो अभी छोटा है? नहीं, मुझे लगता है कि सीखने की यही सही उम्र है। इंग्लैंड में उन्होंने हैरो सिटी के स्कूलों में स्कूली शिक्षा और इसके उपरांत कॉलेज की शिक्षा ट्रिनिटी कॉलेज लंदन से प्राप्त की। इसके बाद आप वकालत की पढ़ाई पूरी करके 1912 में वापस अपने घर आनंद भवन पहुंचे और वकालत शुरू की। 4 साल बाद उनकी शादी कमला देवी से हो गई। स्वतंत्रता संग्राम का यह दौर था जब अंग्रेजी हुकूमत की ताकत और जुल्म लोगों पर बढ़ रहे थे। इसी बीच 13 अप्रैल 1919 में बैसाखी वाले दिन भारी संख्या में एक जनसमूह जलियांवाला बाग में एकत्रित हुआ। जुल्म की इंतहा तब हुई जब जनरल डायर ने वहां निहत्थे लोगों पर गोलियां चलाने का आदेश दिया। आज बैसाखी का दिन है। हम यहाँ किसी किस्म का फसाद करने के लिए इकट्ठा नहीं हुए हैं। आज से हमारी ये मीटिंग कानून को चैलेंज करने के लिए नहीं, बल्कि सरकार से ये अपील करने के लिए है कि वो अपने कर्फ्यू के फैसले पर फिर से गौर करे और हमारे लीडर साहब इस खूनी कांड में बच्चों, बूढ़ों तथा औरतों समेत 1000 लोग मारे गए और 3000 तक जख्मी हो गए। इस बात ने नेहरू जी को अंदर तक झंझोड़ कर रख दिया। उनके अंदर अंग्रेजों के प्रति क्रोध की ज्वाला भड़क उठी। इससे पहले कि वह दिशाहीन होते, ऐसे वक्त में गांधी जी के संपर्क में आ गए और उन्हें आजादी के संघर्ष में एक नई दिशा प्रदान हुई। बस अब बहुत हो गया। अब वक्त आ गया है इन अंग्रेजों को ईंट का जवाब पत्थर से देने का। क्या तुम्हें लगता है जो हिंसा का रास्ता तुम अपना रहे हो वो सही है? अगर तुम एक डायर को मारोगे तो 10 और खड़े हो जाएंगे और कभी ना खत्म होने वाला सिलसिला शुरू हो जाएगा। फिर आप ही बताएं बापू कि मैं क्या करूं? अहिंसा परमो धर्म। हिंसा ही एकमात्र रास्ता है इन अंग्रेजों की नीति के खिलाफ। नेहरू जी ने गांधी जी के उपदेशों के अनुसार अपने आप को ही नहीं बल्कि अपने परिवार को भी ढाल लिया। जवाहरलाल और मोतीलाल नेहरू ने पश्चिमी कपड़ों और महंगी संपत्ति में कुछ ही महीनों बाद उन्हें रिहा भी कर दिया गया। जहां 1926 से 28 तक जवाहरलाल नेहरू जी अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के महासचिव के तौर पर काम कर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ 1928 को अंग्रेजी हुकूमत द्वारा स्थापित 7 मेंबरों का एक कमीशन भारत आया। पूरे भारतवर्ष में इसका विरोध हुआ। वहीं लाहौर में भी एक जुलूस इसके विरोध में निकाला गया, जिसकी अगुवाई लाला लाजपत राय कर रहे थे। इस प्रदर्शन में भाग लेने वालों पर पुलिस सुपरिटेंडेंट स्कॉट ने लाठीचार्ज करने का आदेश दिया। साइमन वापस जाओ। साइमन वापस जाओ।
इस लाठीचार्ज में लाला जी को गंभीर चोटें लगी और कुछ ही दिनों बाद उनकी मृत्यु हो गई। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के वार्षिक सत्र का आयोजन मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में किया गया। उस सत्र में जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ने पूरी राजनीतिक स्वतंत्रता का समर्थन किया। कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। मैं चाहूंगा कि आप सभी अपना अपना पक्ष सामने रखें। ये बात तो लगभग तय है कि ब्रिटिश सरकार द्वारा साइमन कमीशन भारतीयों पर जबरदस्ती थोपा जा रहा है। कमीशन के 7 मेंबरों में एक भी भारतीय नेता शामिल नहीं है। मोतीलाल जी, ये तो सरासर नाइंसाफी है हम भारतीयों पर। इस कमीशन में कम से कम आधे भारतीय मेंबर तो शामिल होने ही चाहिए। बिल्कुल, मैं भी आपकी बात से सहमत हूं और आपका समर्थन करता हूं। पर मैं इस बात से कतई सहमत नहीं हूं। लाला जी की मौत और अन्य गतिविधियों को देखते हुए मुझे ऐसा लगता है कि हमें पूर्ण राजनीतिक स्वतंत्रता मिलनी ही चाहिए। बिल्कुल, मैं भी सुभाष बाबू की बात से पूर्ण तौर पर सहमत हूं और पूर्ण राजनीतिक स्वतंत्रता की मांग को लेकर उनका समर्थन करता हूं। मुद्दे को हल करने के लिए गांधी जी ने बीच का रास्ता निकाला और कहा कि ब्रिटेन को भारत के राज्य का दर्जा देने के लिए 1 साल तक का समय दिया जाएगा और यदि ऐसा नहीं हुआ तो कांग्रेस पूर्ण राजनीतिक स्वतंत्रता के लिए एक राष्ट्रीय संघर्ष शुरू करेगी। वहीं दूसरी ओर लाला लाजपत राय जी की मौत का बदला लेने के लिए भगत सिंह, राजगुरु और बटुकेश्वर दत्त ने पुलिस सुपरिटेंडेंट स्कॉट को मारने की योजना बनाई। Yes, indeed, the government. ये स्कॉट नहीं, ये तो सॉन्डर्स है। तो क्या हुआ भगत? इतने भी तो हमारे लाला जी पर लाठियां भड़काई थी। लगभग 1 वर्ष बाद दिसंबर 1929 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन लाहौर में आयोजित किया गया, जिसमें जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष चुने गए। इसी सत्र के दौरान एक प्रस्ताव भी पारित किया गया जिसमें पूर्ण स्वराज की मांग की गई। हमने गांधी जी के कहने पर ब्रिटिश सरकार को 1 वर्ष तक का समय दिया था, पर बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि वो इस मामले में बिल्कुल भी गंभीर नहीं है। नेहरू जी, पार्टी के अध्यक्ष होने के नाते अब आप ही बताएं कि हमारी आगे की रणनीति क्या होगी। लगता है कि अब इस बारे में ब्रिटिश सरकार से बात करने का कोई लाभ नहीं। हमें अपनी गतिविधियां और तेज करनी पड़ेंगी। इसका अब एक ही हल है, पूर्ण स्वराज। इस योजना के तहत हम 26 जनवरी 1930 को लाहौर में स्वतंत्र भारत का झंडा लहराएंगे। 26 जनवरी 1930 को लाहौर में जवाहरलाल नेहरू द्वारा स्वतंत्र भारत का झंडा लहराया गया। वहीं दूसरी ओर भगत सिंह, राजगुरु और बटुकेश्वर दत्त ने अंग्रेज सरकार के कान खोलने के लिए दिल्ली की सेंट्रल असेंबली में बम फेंककर वहीं पर अपनी गिरफ्तारी दी। जेल में रहते हुए उन्होंने कैदियों पर होती नाइंसाफी के खिलाफ भूख हड़ताल शुरू कर दी। नेहरू जी की पूर्ण स्वराज की घोषणा और गांधी जी के सविनय अवज्ञा आंदोलन ने तो अंग्रेजी सरकार की नींव हिलाकर रख दिया। अरे दूसरी ओर भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने भी तो सेंट्रल असेंबली में बम फेंककर ब्रिटिश सरकार के कान खोल दिए थे और अब तो वो जेल में बंद कैदियों पर हो रहे जुल्म के खिलाफ भूख हड़ताल पर भी बैठे हैं और वो भी पूर्ण अहिंसा के साथ। ये देखो, उनके इस कार्य की तारीफ तो जवाहरलाल नेहरू जी ने भी की है। मैंने बेहद दुख के साथ भगत सिंह और दत्त की भूख हड़ताल का समाचार सुना। पिछले 20 या ज्यादा दिनों से उन्होंने कुछ भी खाने से अपने आप को दूर रखा है। मुझे पता चला है कि जबरदस्ती भी खाना खिलाया जा रहा है। ऐसे अपनी इच्छा से अपनाए कष्ट के समय हम सबके दिल उनकी ओर खींचे जाते हैं। वे अपने किसी स्वार्थ के लिए भूख हड़ताल पर नहीं बल्कि राजनीतिक कैदियों की हालत सुधारने के लिए ऐसा कर रहे हैं। जैसे जैसे दिन गुजर रहे हैं हम इस परीक्षा को बड़ी उत्तेजना से देखते रहेंगे और मन में प्रबल इच्छा रखेंगे कि हमारी ये दोनों बहादुर भाई इस अग्नि परीक्षा में सफल। पुलिस सुपरिटेंडेंट सॉन्डर्स की हत्या तथा सेंट्रल असेंबली में बम फेंकने की साजिश के तहत भगत सिंह, राजगुरु
और सुखदेव को फांसी की सजा सुनाई गई। देकर प्राण बुझेगी शायद मेरे मन की ज्वाला, ओ लहू जहां टपकेगा मेरा होगा वहीं उजाला। मैंने दिल में पाला तो अरमान यही है पाला, मैंने दिल में पाला तो अरमान यही है पाला। फिर गति को पाऊं झूलूं फांसी का हिंडोला, मेरा रंग दे माए रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे माए रंग दे बसंती चोला। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की फांसी से स्वतंत्रता का यह संग्राम और भी तेज हो गया। जब ब्रिटिश सरकार ने भारत अधिनियम 1935 प्रख्यापित किया, तब कांग्रेस पार्टी ने चुनाव लड़ने का फैसला किया और केंद्रीय असेंबली में सबसे ज्यादा सीटों पर जीत हासिल की। जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस के अध्यक्ष पद के लिए 1936 और 1937 में चुने गए थे। अंत 1942 में महात्मा गांधी की अगुवाई में पूरे भारतवर्ष में एक बुलंद नारा गूंजा, जिसने अंग्रेजों को भारत छोड़ने के लिए विवश कर दिया। ब्रिटिश सरकार ने भारतवासियों की इस कार्रवाई का जवाब देते हुए अपनी शातिर चालों का आखिरी पासा फेंका। ये वह दौर था जब हिंदुओं और मुस्लिम लोगों के बीच सांप्रदायिकता की चिंगारी बढ़ती रही थी। इसी सांप्रदायिक भावना का फायदा उठाते हुए अंग्रेजों ने इस चिंगारी को आग के शोलों में तब्दील करना शुरू किया। सन 1947 आग और लहू में लिपटी एक लकीर हिंदुस्तान की छाती से गुजरी, जो जिस्म और रूह को बांटती हुई चली गई। हिंदुस्तान और पाकिस्तान कभी न मिल सकने वाले दो हिस्सों में बंट गए। हिंदुस्तान को आजादी मिलने पर जब भावी प्रधानमंत्री का मतदान हुआ, तो जवाहरलाल नेहरू ने भारत के प्रथम प्रधानमंत्री के तौर पर देश की कमान संभाली। Long years ago, we made a tryst with destiny, and now the time comes when we shall redeem our pledge, not wholly or in full measure, but very substantially. At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. A moment comes which comes but rarely in history, when we step out from the old to the new, when an age ends, and when the soul of a nation, long suppressed, finds utterance. It is fitting that at this solemn moment we take the pledge of dedication to the service of India and her people, and to the still larger cause of humanity. 1947 में ब्रिटिश सरकार ने करीब 500 देसी रियासतों को एक साथ स्वतंत्र किया था और उस वक्त सबसे बड़ी चुनौती थी उन्हें एक झंडे के नीचे लाना। जवाहरलाल नेहरू जी ने भारत के पुनर्गठन के रास्ते में उभरी हर चुनौती का समझदारी पूर्वक सामना किया। जवाहरलाल नेहरू ने आधुनिक भारत के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। उन्होंने योजना आयोग का गठन किया
विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास को प्रोत्साहित किया और 3 लगातार पंचवर्षीय योजनाओं का आरंभ किया। अरे अरे, कहाँ जा रही हो? अरे भाई, मुझे अपने प्रधानमंत्री जी से मिलना है। नहीं नहीं, आप अभी नहीं मिल सकती, वो अभी किसी जरूरी सभा में व्यस्त हैं। तो फिर मैं यहाँ बैठकर इंतजार कर लेती हूँ। मैं प्रधानमंत्री जी से मिले बगैर नहीं जाऊंगी। कौन? मैं आपकी साधारण जनता में से ही एक हूँ। आने दो। कहो माँ, क्या कहना चाहती हो? बेटा, तूने तो कहा था कि स्वराज आएगा तो कोई भूखा नहीं रहेगा, सबको रोजगार मिलेगा और सभी खुश होंगे। पर मुझे तो स्वराज दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहा। तुम कहना क्या चाहती हो माँ? यही कि जब खाने को रोटी नहीं, पहनने को कपड़ा नहीं और रहने को घर नहीं, तो स्वराज का क्या मतलब रह जाता है? माँ, क्या तुम भरपेट खाने को, मखमली बिस्तर पर लेटने को और शाही ठाट बाट को ही स्वराज मानती हो? ये मत भूलो कि अनगिनत कुर्बानियां देके हमने ये स्वराज हासिल किया है। इसी स्वराज की बदौलत हमें खाने, पीने, उठने, बैठने तथा बोलने की आजादी मिली है। जो तुम देश के प्रधानमंत्री के सामने बोलने की हिम्मत जुटा पाई हो, क्या ये स्वराज नहीं है? स्वराज किसी एक व्यक्ति का उत्तरदायित्व नहीं, बल्कि मुझे, तुम्हें और हम तमाम लोगों को एक साथ मिलकर मेहनत करनी पड़ेगी। तभी हम सही अर्थों में स्वराज को हासिल कर पाएंगे। वही होगा हमारे सपनों का स्वराज, पूर्ण स्वराज। क्या आपको लगता है कि हमारे सपनों का स्वराज आएगा? बिल्कुल आएगा। पर कौन लाएगा यह स्वराज? ये लाएंगे स्वराज। यही तो हैं हमारे देश के नेता, अभिनेता, वैज्ञानिक, सैनिक और इंजीनियर, हमारे देश के निर्माता, हमारा कल का भविष्य। यही तो लाएंगे स्वराज। इंसाफ की डगर पे बच्चों दिखाओ चल के, ये देश है तुम्हारा, नेता तुम्ही हो कल के। अपने दिन भर के कामों के अलावा एक काम था जो जवाहरलाल नेहरू कभी नहीं भूलते थे। वो था प्यारे बच्चों के साथ खेलना। ये बच्चे ही थे जिनके साथ खेलकर वो अपने दिन भर के काम की थकान को भूल जाते थे। बच्चे भी उनमें घुल मिल जाते थे और उन्हें प्यार से चाचा बुलाते थे।